मंचासीन होने की कृपा करेंगे। और आदरणीय अतिथि से निवेदन है हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू का मकसद ये है कि ये जन आशीर्वाद संवाद एक मंच बनाया गया है और यह सिर्फ एक मंच नहीं है बल्कि ये बिहार को बदलने का एक आवाज है और यह आवाज ये पूरे बिहार की जनता का आवाज है। और जन आशीर्वाद का उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में बिहार को मजबूत कैसे बनाए और बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, उसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद का शुरुआत किया गया है। और यह खगड़िया आज जो है छठा जिला का यह हमारा संवाद है। इसी तरह से हम बिहार के हर जिले में संवाद करेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, बिहार के लोगों की समस्याओं को समझेंगे, बिहार के जनता के विचारों को समझेंगे। उसके बाद बिहार आने वाले समय में बिहार को एक बदलाव के रूप में कैसे लेके जाए, बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाए, उसी के लिए संवाद का शुरुआत किया गया। क्या राजनीतिक सरजमी तैयार की जा रही है निशिकांत जी के द्वारा? राजनीतिक के बारे में अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये राजनीतिक बदलाव का ही ये शुरुआत किया गया है ताकि आने वाले समय में, क्योंकि आज के टाइम में जो वर्तमान सरकारें हैं, जो आज के टाइम में वर्तमान सत्ता में जो बैठे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा जो बिहार है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र है, हर दिन यहाँ पे बदतर से बदतर होते जा रही है। तो अब जरूरत है, हर लोगों की ये मांग है कि अब बिहार में बदलाव होने के बाद ही बिहार में विकास की गुंजाइश है। बिहार में कोई भी एग्जाम बगैर पेपर लीक का होता ही नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी पट्टे बिल्कुल अभी मैंने आपको वही बताया कि जब तक आप बिहार के इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे या हत्याओं का मामला हो। आज के समय में कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ठीक नहीं है। आज किसी की हत्या होती है, अपराधियों को सजा तो दूर की बात है, अपराधी को यहाँ की सरकारें पकड़ नहीं पाते हैं। तो अपराधी किसी भी तरह का हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे चोरी करने का हो, चाहे किसी का जान लेने का हो, चाहे किसी का प्रॉपर्टी चोरी करने का हो, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे तभी इस चीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आज की वर्तमान जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी विफल है। अगर आपको मौका मिलता है नीतीश कुमार कैसी 5 नीति जिन्हें आप बदलना चाहेंगे निशिकांत जी? मैंने वही बोला कि आज की जो वर्तमान जो स्थिति है हमारे राज्य की, उसमें हर क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है, हर क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे, जब तक कोई भी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा। आज के समय में हमारा भाई चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, आज के टाइम में कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो जब तक यहाँ पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, जब तक किसी भी क्षेत्र में अपना 100% कैसे देगा। तो सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर को बदलना चाहूंगा, और या तो जो यहाँ की सरकारें हैं वो पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम करे, उसके बाद शिक्षा के ऊपर काम करे, फिर रोजगार के ऊपर काम करे, फिर व्यवसाय के ऊपर काम करे, फिर स्वास्थ्य के ऊपर काम। नीतीश सर, बिहार में जिस तरीके से युवा को देखा जा रहा है, युवा जो प्लान कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी को लेकर के, उसको लेकर नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को सर कैसे देखते हैं? उनका प्रगति यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, वो मुझे नहीं पता है। और मैं किसी के एजेंडा या किसी के प्रगति यात्रा क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ या हमारी जो टीम है या जन आशीर्वाद संवाद क्या कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य पे रहते हैं, हम अपने उद्देश्य पे रहते हैं। यहाँ पे 10 तरह के राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई यात्रा चलते रहती है। तो मुझे किसी के यात्रा से कोई मतलब नहीं होता है। मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है, हमेशा मैं उससे मतलब। सर, बिहार में जिस तरह युवा प्लान कर रहे हैं और बेरोजगारी चरम पे है, तो इसको लेकर के सर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इसका कहीं ना कहीं अगर इसका रूट को समझेंगे, इसका जड़ को समझेंगे,
तो पहली बात तो कि कोई भी अच्छे परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है कि आज के टाइम में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज के टाइम में आप लोग जो बात करते हैं कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, तो हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं। अगर हम किसी भी राज्य की बात करें तो हम 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। 98% लोगों को प्राइवेट जॉब में ही जाना होता है, नौकरी में ही जाना होता है। तो प्राइवेट नौकरी यहाँ के लोगों को तभी मिल पाएगा जब यहाँ पे हम बिजनेस को लेके आएंगे, यहाँ पे जब MNC कंपनियां लेके आएंगे। लेकिन कोई भी कंपनियां यहाँ तभी आएगी जब यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आज आपके पास अगर पैसा है, आज अगर आपके पास अगर 100 करोड़ रुपया है, तो आप कभी भी बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहोगे। इसलिए नहीं करना चाहोगे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही आपके पास 100 लोग मांगने वाले आ जाएंगे कि मेरा क्या, मेरा क्या। तो जब तक कोई इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बिजनेसमैन क्यों आएगा बिजनेस करने के लिए। निशिकांत सिन्हा के रूप में बिहार के कुशवाहा समाज को एक और नेता मिलने जा रहा है। नहीं, कुशवाहा नेता की हम बात नहीं कर रहे हैं और ना ही तो मैं कुशवाहा का नेता मान रहा हूँ। मैं कुशवाहा का भाई हूँ और मैं भाई और बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पे आज के समय में कुशवाहा को नेता की जरूरत नहीं है, बल्कि कुशवाहा समाज को नेतृत्व करने वाले की जरूरत है और वही नेतृत्व करने के लिए मैं अपना शुरुआत। एक जाति के मुहर एक अम्बेडकर पर अमित शाह के द्वारा जो दिए गए बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना चाहे, कोई किसी भी तरह के कोई भी लोग हैं, वैसे महान व्यक्ति ना तो पहले कभी पैदा हुए हैं ना तो आने वाले समय में कभी पैदा होंगे। वो एक महान शख्स थे जिन्होंने पूरे संविधान को, पूरे देश को, पूरा सत्ता को बदल दिया था। तो वैसे महान व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी टिप्पणी करना वो गलत मैं समझता हूँ। एक जाति के मुहर के साथ विजय, बिहार विजय कैसे करेंगे आप? मैं एक जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने स्पीच मेरा सुना होगा तो मैं शोषित लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं जरूर चाहूंगा कि पहले मैं अपने समाज को मजबूत करूँ, उसके बाद मैं गरीबों के लिए काम करूँ, शोषित लोगों के लिए मैं काम करूँ, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, शोषित लोगों की जाति नहीं होती। हो सकता है शोषित लोग एक कोई भी जाति के हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ शोषित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। सर, बिहार में जिस तरीके से दलित और महादलित को सरकारी आवास बना करके दिया 1991 से पहले, लेकिन अभी तक उनको जो है निजी तरीके से उनको जमीन का मालिक नहीं बनाया गया, उसको अभी तक पर्चा नहीं दिया गया, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो कुछ भी इस पे टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपके रैली में आई कुछ महिलाओं और लोगों का ये कहना था कि जो भी नेता आते हैं पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और सत्ता में आने के बाद या फिर जनता जब उन्हें मौका दे देती है तो वो बदल जाते हैं। कैसे भरोसा जीतेंगे लोगों का? देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही तो मुझे नेताओं के जैसे लक्ष्यदार भाषण देने आता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं सीधी साधे बात करना पसंद करता हूँ जो लोगों तक पहुँचे। और मैं कोई यहाँ पे राजनीति करने के लिए अभी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ लोगों को जगाने के लिए आया हूँ ताकि जो बिहार में एक बदलाव चाहिए, जो बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, उसके लिए मैं बिहार को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। और ऐसा नहीं है कि आज मैं ये संवाद कर रहा हूं उसके पहले मेरा कोई सोसाइटी में योगदान नहीं है। अगर आप जिस जगह से मैं आता हूं, जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूं, नवादा जैसे जिला से, तो पिछले मैं 5 वर्षों से मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं। क्यों? खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में हर साल मैं 25 से 30 बच्चों को गोद लेता हूं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। एक जुनून तो होता है, एक हौसला तो होता है, लेकिन पैसे के अभाव से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वैसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे छात्रों को मैं गोद लेता हूं और उसे दिल्ली, कोटा, पटना जैसे शहरों में रख कर पढ़ाता हूं और उसका सारा खर्चा उठाता हूं। क्या ये कार्य पूरे बिहार के लिए भी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो? बिल्कुल, अगर मैं करने के लायक रहूंगा तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन कोई भी अकेला इंसान बिहार को नहीं बदल सकता है और कोई भी एक अकेला इंसान बिहार को विकसित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सभी युवा की जरूरत होगी और सभी को मिलके हमारे साथ कदम से कदम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा।
निशिकांत सिन्हा बिहार के युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के रोजगारों के लिए? युवा के लिए तो सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा तो कोई भी छात्र यहाँ से कोटा पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी छात्र यहाँ से दिल्ली पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी छात्र यहाँ से बॉम्बे नहीं पढ़ने जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ मैं यहाँ के छात्रों के ऊपर मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं वो शिक्षा के ऊपर तो ध्यान देते हैं, डिग्रियाँ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ के जो छात्र हैं वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेरोजगारी का जो मेन वजह है, जो मुख्य वजह है, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ का कोई भी छात्र आपको बिना ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा, पीजी से कम नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उसको कम्युनिकेशन की बात करेंगे या स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे या उनको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने की बात करेंगे या उनको अच्छे से बोलने की बात करेंगे तो नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में हमेशा सेकेंडरी स्कूल तक सिर्फ एजुकेशन की बात होती, ना कि कोई स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें, अगर आज गुजरात की बात करें तो गुजरात में बेरोजगारी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास से एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो वही स्किल डेवलपमेंट अगर हम बिहार के स्टूडेंट को भी, यहाँ के विद्यार्थी को भी दें तो आने वाले समय में ये जो 98% जो 98% लोग जो बेरोजगार हैं या जो पलायन कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने की जरूरत ना पड़े और उन्हें बिहार में ही रोजगार मिले। अगर आपको यहाँ उद्योग लगाने की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल उद्योग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उद्योग नहीं लगाएंगे, जब तक यहाँ पे पलायन नहीं रुकेगा, जब तक यहाँ पे बेरोजगारी नहीं रुकेगा। तो उद्योग लगाने के लिए मैंने इसके पहले ही बोला था कि पहले हमें कानून व्यवस्था ठीक करनी होगी, पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना। 1952 से लेकर के अभी तक 1952 से लेकर के अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव, सारे लोग, सारे दल के लोग हरिजन, दलित, महादलित के नाम पर वोट बटोरते हैं, लेकिन अब तक अभी दलित महादलित अभी भी धूल फांकने को मजबूर है। क्या देखिए, मैंने अभी कहा कि जो इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं बरसों से, वो आज से नहीं कर रहे हैं। जातियों को तोड़ा जा रहा है, हमें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कमज़ोर किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बहुत बड़ा धांधली भी किए हैं। जब हमारी जातीय जनगणना हुई तो हर जाति को, खासकर कुशवाहा हो गया, पिछड़े जाति हो गया, जहाँ कुशवाहा समाज की 14% की हमारी आबादी, जिस समाज से मैं आता हूँ, उसको 14% से घटाकर 4% कर दिया गया, ताकि हमारा मनोबल टूट सके और हम राजनीतिक क्षेत्र से मैं कोसों दूर रहूँ। तो ये सिर्फ सत्ता में बैठने का एक तरीका है कि सत्ता में हमें बैठे रहना है और विकास के नाम पे हमें कुछ नहीं करना है। तो सत्ता बदलने की ज़रूरत है और यहाँ पे हर लोग जाति के नाम से ही राजनीति कर रहे हैं। और जब तक आप जाति के नाम से सिर्फ राजनीति कीजिएगा और खुद के लिए राजनीति कीजिएगा, यहाँ पे तो क्या है कि जाति के साथ साथ खुद के लिए भी राजनीति कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने राज्य के लिए या अपने सोसाइटी के लिए राजनीति नहीं कीजिएगा, जब तक हमारा बिहार और हमारा राज्य कभी भी। अक्सर युवा के आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जिले के जितना भी युवा हैं, चाहे बेरोजगार हो या नौकरी पेशा में, उनके लिए क्या संदेश देना? मैं वही दो चीज़ पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा युवाओं के लिए। एक तो हम अपना शिक्षा जो व्यवस्था है, चाहे वो मिडिल स्कूल का हो चाहे हाई स्कूल का हो, शिक्षा व्यवस्था को मैं एक मॉडर्न व्यवस्था में उसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा। और मिडिल क्लास से मैं एजुकेशन के साथ साथ मैं स्किल डेवलपमेंट पे मैं ध्यान दूंगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का छात्र हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो। क्योंकि जब तक हम स्किल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा जो छात्र है ना तो बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, ना ही तो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। तो मैं जो युवा है, जो 18 साल से कम है, जो आज के टाइम में यहाँ के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मैं अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था करवाना पसंद करूँगा और साथ साथ एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। अभी जो आपके माध्यम से जन आशीर्वाद संवाद का कार्यक्रम जो आयोजन किया, क्या यह राजनीति एक परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया या फिर सामाजिक दृष्टिकोण? पहले तो ये जो संवाद निकाला गया एक सामाजिक क्रांति के लिए, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। तो पहले मैं सारे समाज को मजबूत करूंगा और जो समाज के लोग, जो बिहार के लोग, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आते हो,
अगर वो उन लोग कहते हैं कि नहीं बिहार में बदलाव तभी संभव होगा जब बिहार में नया विकल्प आएगा, तो अगर नया विकल्प के लिए हमें बिहार की जनता बोलती है तो मैं बिहार की जनता की बातों को मैं हमेशा अपने सर आंखों पे रखूंगा और नया विकल्प देने के लिए बिहार की जनता यदि आपको मौका दे दिया जी बिल्कुल पहली बार, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? मैं अभी जैसे बोला था कि मैं 6 क्षेत्र में काम करना पसंद करूंगा। पहली तो बात है कि जो जिसकी जितनी संख्या है, आबादी है, वो आज भी हमारे शोषित लोग सही में शोषित है, चाहे किसी भी समाज से हो। तो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, चाहे किसी कोई भी क्षेत्र हो। दूसरा कि बिहार के हर घर में एक रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। तो मेरा तो मेन जो उद्देश्य है कि बिहार में मैं हर घर में एक नौकरी मैं दूँ। तीसरी जो हमारा होगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उसको सही अधिकार मिले और उनको सही सुरक्षा मिले। चौथा कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया जाए। पांचवा कि यहाँ पे एक बिजनेस क्रांति लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जिला, जैसे खगड़िया का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि खगड़िया में एक से बढ़ के एक चीज़ है। यहाँ पे दूध का उत्पादन इतने बड़े लेवल पे किया जाता है, यहाँ पे भुट्टे की खेती इतने बड़े लेवल पे होती है, यहाँ पे मछली की इतनी बड़ी वो होती है, पालन किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी खेती का या किसी भी पालन का कुछ भी यहाँ पे किसानों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस नहीं है कि करना क्या है। अगर भुट्टा यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे खगड़िया के लोगों के पास भुट्टा रखने का जगह तक नहीं है, तो वो सस्ते दामों में बेच देते हैं ताकि वो स्टॉक नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर इस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर खगड़िया के लोगों के लिए करते हैं तो जो 10 रुपया का चीज़ है वो आने वाले समय में वो 30 रुपया में बिकेगा। तो यहाँ के लोगों का जो सोच है, जो बिजनेस माइंड है, वो हमें सोच को बदलने की जरूरत है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि बिहार की सोच और गुजरात की सोच में क्या फर्क है, बिहार गुजराती इतना बिजनेस माइंडेड क्यों है। तो अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दो तो अगर यहाँ पे खगड़िया में सपोज आम होता है तो 10 रुपए का अगर आम है तो उसको आप क्या कीजिएगा कि 12 रुपया में बेच दीजिएगा। लेकिन यही गुजरात के लोग रहेंगे तो 10 रुपया के आम उसको 4 गिलास आम का जूस बनाएंगे और हर गिलास को 15-15 रुपया में बेच के उसको 60 रुपया में बेचेंगे। तो ये बिहार का सोच और गुजरात के सोच में एक फर्क है। तो यही सोच। निशिकांत जी, एक सवाल लास्ट जाते जाते, चूंकि जो पॉलिटिशियन है या समाजसेवी है, कहीं न कहीं मीडिया से उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज़ कहीं न कहीं जनता तक पहुँचे, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया कर्मी अपने आप को जगह जगह असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके लिए आपका क्या कुछ? जी, जो मैंने अभी आप बोला, आपके पूछने के पहले मैं बार लॉ एंड ऑर्डर की ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ना तो यहाँ की महिला सुरक्षित महसूस करेगी, ना तो मीडिया के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, ना तो एक बिजनेसमैन सुरक्षित महसूस करेंगे, ना तो यहाँ के आम नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। तो ये आप मीडिया के लोग हैं, चाहे वो महिला लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति या कोई भी व्यवसाय के लोग हैं, जब तक लॉ, आप देखिए ना यहाँ पे अपराध डेली इतना अपराधी की संख्या क्यों बढ़ते जा रही, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। यहाँ पे अपराधियों को सजा नहीं दिया जाता। आज आप पेपर लिख के मामला कर रहे हैं, तो अगर आप सजा जो कर रहा है उसको अगर आप कड़ी से कड़ी सजा देते हैं तो दोबारा किसी को हिम्मत नहीं करेगा। आज कोई एक बंदे की हत्या कर रहा है, उसको आप सजा नहीं देंगे तो आगे 10 हत्या कर रही है। और बिहार में यही होते जा रही है कि आप सजा नहीं देंगे तो एक जो क्राइम का जो लेवल है वो चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जो आज के टाइम में जो सत्ता में बैठे लोग हैं। आप तो नहीं है, हम तो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ की सरकारें चला रही है। यानी मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही और पॉलिटिकल का जो खेल है वो दोनों मिलकर गठजोड़ करके ये धंधा चला रहे हैं। देखिए, अफसरशाही क्या होता है? अफसरशाही तभी होता है जब सरकार अफसर को कुछ भी करने के लिए बोलती है, क्योंकि अफसर जो होते हैं वो सरकार का एक पार्ट होता है। तो भ्रष्टाचार का ये धंधा चल कैसे रहा है? मैं वही तो अभी भाषण में दिया कि जो डर दिखा के हमारे नीतीश बाबू ने 2005 में सत्ता में आए थे, सरकार बनाए थे कि अगर जंगल राज से बचना है तो सरकार को बदलने की जरूरत है। लेकिन आज वही 90 का जो जंगल राज था आज फिर से 2024 में आ गया। आप ही के कार्यक्रम में दिल्ली से एक आई रेणुका जी जो मीडिया एंकर थे, उनके साथ भी यहाँ बदतमीजी हुई और काफी अभद्रता उनके साथ। ये क्यों, ऐसा क्यों? रेणुका सिंह जैसे एक महिला नहीं है, एक लेडी नहीं है, यहाँ हजारों महिलाएं, हर किसी के साथ यहाँ बदतमीजी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कंट्रोल नहीं। आपके कार्यक्रम में हुई है? बिल्कुल निंदनीय है। और अगर मैंने वही बोला कि यहाँ पे महिला को सम्मान ही नहीं दिया जाता है, महिला को अधिकार ही नहीं दिया जाता है। मतलब महिला को सम्मान नहीं दिया गया है?
अगर हमारी महिला के साथ हुआ है, हम लोग अगर पास हमारे कवरेज है। हुआ है तो जानकारी लेगा, पता लगा। पहले निशिकांत जी को खबर तो अगर हुआ है तो ये निंदनीय है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसका एक पुलिस कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल हम इसकी कंप्लेन भी करेंगे। लोगों सामने अभी पूछा कि कितनी की संख्या में अभी भीड़ आई है, इन्होंने बोला 25,000। क्या आपको लग रहा है कि 25,000 की भीड़ है? नहीं, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली लमसम 20,000 के आसपास तो लग ही रहा है। अच्छा, इतने सामाजिक गतिविधि तो जनता बताएगी। निशान जी, इतने सामाजिक गतिविधि में जब व्यवस्था की बात आती है तो वहाँ खर्च बात होता है, या खर्च अपने पैकेट से कर रहे हैं कि सामाजिक गतिविधि के माध्यम से? मैंने बोला कि एक जन आशीर्वाद संवाद है जो सिर्फ निशिकांत सिन्हा का नहीं, ये पूरे समाज का। तो इसमें हर समाज के लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। जिस प्रकार से जन स्वराज पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, मैंने वही बोला कि पार्टी क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपने उद्देश्य पूछने में क्यों आप कर रहे हैं? यही अवस्था है, यही अवस्था। हम लोग को बुलाते हैं और उसके बाद किस तरह का बदतमीजी क्या होना है? कोई बदतमीजी नहीं किया। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। और भी लोग हो गया? तो पूरा कवरेज लेंगे। पकड़ने क्या हो गया, कर दे। हाँ, एक सेकंड। निशिकांत जी आज खगड़िया पहुंचे, रोड शो किया, लोगों से बात भी किया, क्या लग रहा है खगड़िया में क्या कुछ कमी रह गया? खगड़िया में खगड़िया की कमी की बात नहीं, पूरे बिहार में कमी है। और खगड़िया में इतना सब कुछ है, लेकिन खगड़िया के लोगों को यहाँ पे सही से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसी तरह से बिहार के हर जिले में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़रूरत है बिहार को एक बदलाव की, बिहार की व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। और जब तक बिहार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।